धन्यवाद धन्यवाद कुंवर भाई। अ, उपस्थित सभी भाइयों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं उमेश, एक शराबी। हाय उमेश भाई। नमस्कार उमेश भाई। हाय हेलो दोस्तों। उमेश भाई। हाय हाय हेलो दोस्तों। परमेश्वर की असीम कृपा है दोस्तों कि आज मैं शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया हूँ। एक शांत और समाधान पूर्वक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इस ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित सभी भाइयों का पहले कदम के शेयरिंग में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं हम सभी की तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब की भयंकर समस्या लेकर आया था। 17 फरवरी 2008 मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी है। उस दिन से आज तक ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 चरणों का कार्यक्रम है। आप जैसे सभी भाइयों की कृपा मदद है तो मुझे दोबारा शराब के जहरीले घूंट की ओर जाने का अवसर नहीं मिला या जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के पहले मेरा 17 साल का शराबी जीवन रहा है और दोस्तों के साथ मौज मजा करने के लिए मैंने पहला घूंट लिया था। और उस पहले घूंट ने जो मुझे आनंद, मुक्ति, प्रसन्नता, खुशी जो मुझे प्रदान की थी, वो मुझे बाद में किसी घूंट में प्राप्त नहीं हुई। लेकिन उसी आनंद को प्राप्त करने की अनंत खोज में मैं लगा रहा और अनेकों वर्षों तक उस आनंद को खोजते खोजते आखिर में मैं एक पीड़ित शराबी के रूप में एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मेरे 2 बार रिहाब हो चुके हैं। मैं अलग अलग प्रकार के अस्पतालों में अपनी शराबियत का इलाज करा चुका हूँ। उसके साथ ही साथ जो भी धार्मिक और टोने टोटके के उपचार होते हैं वो भी मैंने कराए हैं, लेकिन किसी भी उपचारों से मेरी समस्या का समाधान मुझे नहीं मिला। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो मुझे पूरी तरह से शराब छोड़नी है और मरते दम तक मैं शराब का पहला घूंट नहीं ले पाऊंगा, ये मेरी सोच में नहीं था। आधा अधूरा काम करने की मेरी बाल प्रवृत्ति है और कितनी भी बड़ी समस्या मेरे सामने हो, मैं उसका अपने तरीके से उपाय ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो यही सभी पूर्वग्रह लेकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था कि कुछ दिन शराब से दूर रहेंगे, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, समाज में जो गई हुई इज्जत है वो वापस आ जाएगी। अपनी जो परिस्थिति बिगड़ी हुई है वो सुधर जाएगी, पैसा आ जाएगा, नौकरी में फिर से ज्वाइन कर लेंगे और फिर दोबारा शराब का आनंद ले पाएंगे। मेरे ख्याल से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने वाले भाई इसी प्रकार के मिले जुले विचारों को लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा पहला कदम जो बोलता है वो ये बोलता है कि हमने कबूल किया कि हम
शराब के सामने शक्तिहीन थे कि इसके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब मेरे जैसे बेवड़े को कबूल करना ही नहीं आता था दोस्त। ये पहला कदम हम लोगों की मीटिंग में 12 कदम, 12 परंपराएं रोज पढ़ी जाती है, प्रस्तावना पढ़ी जाती है। लेकिन मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरे मन में मैं एक ग्रह बना चुका था कि मैं इनके जैसा नहीं हूं। यहाँ पे मीटिंग हॉल में उपस्थित सभी शराबियों से मैं अलग हूँ। और शायद मैं कुछ दिन रुकने के बाद सुरक्षित शराब ले सकूंगा, ऐसी मेरी सोच थी। ये सोच को लेकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। परमेश्वर मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे शायद चलाना चाहता था, एक अच्छे आनंद भरे जीवन की ओर मुझे ले जाना चाहता था। मैं मीटिंग में आते गया, शेयरिंग सुनते गया, धीरे धीरे लिटरेचर के संपर्क में आया। मैंने कार्यक्रम का आचरण करना शुरू किया। कुछ साल मेरे ड्राई ड्रंक अवस्था में बीते। मैं कदमों को लेने के लिए तैयार नहीं था, शराबियत की बीमारी को समझने के लिए तैयार नहीं था। बौद्धिक दृष्टि से सभी बातें मैं ग्रहण कर चुका था, समझ चुका था। लेकिन मेरे जैसे शराबी की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी, कबूल करने की। मेरी बाल प्रवृत्ति रही है, बाल्यावस्था से मेरी एक प्रवृत्ति रही है कि मेरे अंदर एक असामान्य प्राकृतिक इच्छाओं का भंडार है, जो ना संस्कृति की, समाज की, समय की किसी सीमा को नहीं मानता। मैं शराब के बारे में मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से असामान्य हो चुका हूँ। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पता चला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मैं मीटिंग्स करने लगा, भाइयों की शेयरिंग सुनने लगा, तो मुझे धीरे धीरे अपनी इन सहज प्रवृत्तियों के बारे में पता चलने लगा। शुरुआत में मैं ये चाहता था कि मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में योग्य दिशा प्राप्त न करने के कारण शायद शराबी बना हूं। शायद पारिवारिक झंझट, झमेलों के कारण मैं शराब पीता हूं। शायद मैं आर्थिक परिस्थितियों के कारण शराब पीता हूं। लेकिन मैंने कभी ये खोजने की, जानने की या समझने की कोशिश नहीं किया कि शराबियत ये मेरी प्रवृत्ति है। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली शराबी कहता हूं दोस्तों। भाग्यशाली शराबी इसलिए कहता हूं कि शराब ने मेरा भाग्य जगा दिया। शराब ने मेरे अंदर छुपे हुए बीमारी को बाहर उजागर कर दिया। और ये सभी चीजें मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप में सीखने को मिली। दोस्तों, मेरे जैसे शराबी के लिए पूरी तरह से पराभव को स्वीकार करना ये बड़ा कठिन कार्य है। शुरुआत में मैं बिल्कुल तैयार नहीं था पराभव स्वीकार करने के लिए।
लेकिन फिर मैं क्यों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करता था? क्योंकि शराब पी पी कर मैं असफल हो चुका था। मैं शारीरिक एलर्जी के कारण शराब नहीं पी पा रहा था, और मानसिक आकर्षण के कारण मैं शराब पीने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये चीजें निरंतर मेरे साथ हो रही थी। मैं हमेशा नियंत्रित मद्यपान करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा शराब पी लेता था। दूसरे दिन सुबह वही मेरी अस्वस्थता, वही मेरी बेचैनी, वही मेरा चिड़चिड़ापन मुझे दोबारा शराब की ओर ले जाता। वही मेरी पश्चाताप की भावनाएं, आत्म करुणा, मेरा भय, मेरा क्रोध, मेरा आक्रोश मुझे दोबारा शराब की ओर ले जाता था। इस दुष्चक्र में मैं फंस चुका था, और मैं मरना नहीं चाहता था। इसलिए मैं रिहाब गया। मैंने बहुत कोशिश की। मैं अलग अलग मानसिक उपचार तज्ञों के पास गया, उनसे उपचार लिए, क्योंकि मेरी सोच में शराब बैठी हुई है, ये बात से मैं अनभिज्ञ था, पूरी तरह से अज्ञात था। तो मैं ये सब पूर्वग्रह लेकर ए में आया था, और ए के कार्यक्रम पे जब मैं चलने लगा और पहले कदम के साथ जब मेरा सामना हुआ, तो मुझे लगा यार मैं कैसी अपनी शक्तिहीनता को कबूल करूं। मेरे जिंदगी की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है, मैंने अपने कर्तृत्व कौशल्य के आधार पर सभी भौतिक साधन संपदाएं एकत्रित करने में मैं यशस्वी था। मेरे पास मानसिक उपलब्धियां भी बहुत सारी थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया हो चुका हूं, यह बात भी मुझे पहले कदम में सीखने को मिली। जब मैं यहाँ आया और मुझे बताया गया कि आप शराब के सामने शक्तिहीन हो चुके हो, तो मेरे हर प्राकृतिक प्रवृत्ति ने इसका विरोध किया। क्योंकि अभी तक जो मेरा समस्याओं की तरफ देखने का नजरिया था, वो एक प्रकार से कंट्रोलिंग, नियंत्रण प्रस्थापित करने का मेरा तौर तरीका काम करने का था। और पहली बार मेरी जिंदगी में मुझे एक नया तरीका अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने प्रदान किया, और वो नया तरीका था अपनी शक्तिहीनता को कबूल करना। लेकिन मेरी प्राकृतिक प्रवृत्तियां इन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी दोस्तों। मैं बड़े अनमने ढंग से शुरुआत में कार्यक्रम को लेते रहा। कुछ दिनों के बाद ईश्वर की कृपा हुई, मुझे एक अच्छे स्पॉन्सर मिले। उन्होंने बिग बुक की मदद से मुझे पहला कदम समझाया। तब मेरे ये बात ख्याल में आई कि मैं एक शक्तिहीन शराबी हूँ, और जब मैं अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करता हूँ, तो मैं किसी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता। तो मैं शराब की ओर अपना जीत शराब को जीतने की ओर अपना एक कदम बढ़ाता हूँ। ये एक नया दृष्टिकोण मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया, कि जीतने के लिए आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। मुझे ये पता चला कि पूरी तरह से हार मानने के बाद ही मैं शराब से मुक्त हो सकता हूँ, और ये स्वीकार करना मेरे भविष्य के जीवन की आधारशिला बना। और आज भी मैं अपने आप को
वही पहले दिन वाला शराबी मानता हूँ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले कदम ने मुझे मेरा खुद से परिचय कराया कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मेरा आत्मा क्या है, मेरी प्रवृत्तियां क्या है, ये मुझे बताया। मेरे जैसे आदमी को शुरुआत में स्वीकार करने में बड़ी अड़चन होती है दोस्तों, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहला कदम अगर मैं अच्छे से ना करूं तो बाकी कदमों के दरवाजे मेरे लिए खुलने में कठिनाई होती है। जैसा कि मेरे जैसा शराबी जल्दबाजी करने वाला होता है और जल्दी जल्दी बिग बुक को पढ़कर मैं 12 कदम कर लूंगा, ये मेरी सोच थी शुरुआत में। आधा अधूरा कार्यक्रम लेने की मेरी आदत। लेकिन फिर मैं परमेश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से दोबारा होश में आया और इस बात को समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है। तो पहला कदम जो है वो मेरे जैसे शराबी की समस्या को बताता है। मैं शारीरिक तौर पे समस्याग्रस्त हूँ, मैं मानसिक तौर पे समस्याग्रस्त हूँ और मैं आध्यात्मिक तौर पे समस्याग्रस्त हूँ। पहला कदम मुझे बताता है तुझे क्या करना है, तू क्या है, तेरे लिए क्या योग्य है। तब कहीं जाके दूसरे कदम से लेके आगे कदमों का रास्ता मेरे लिए खुलता है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक संज्ञा है जिसे हम रॉक बॉटम बोलते हैं। ये रॉक बॉटम हर शराबी का अलग अलग होता है। ये रॉक बॉटम शारीरिक तौर पे सभी शराबियों का एक जैसा हो, लेकिन मानसिक तौर पे ये अलग अलग होता है। तो ये रॉक बॉटम जिस दिन मेरे ख्याल में आया और मैंने बोला कि बस अब और नहीं, और मैं ए में आया। तो ए में आने के बाद ए का कार्यक्रम मुझे पहली पहली नजर में बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी हार को स्वीकार करना या 12 चरणों में जो भी सूचनाएं मुझे दी हुई है वो मुझे नहीं भाई दोस्तों। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जितनी भी सूचनाएं दी हुई है ये मेरे प्राकृतिक प्रवृत्तियों को आह्वान देती है, चैलेंज करती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि मेरी सही पहचान क्या है वो पहला कदम मुझे बताता है। एलर्जी के कारण मैं शराब पी नहीं सकता, मानसिक आकर्षण के कारण मैं रुक नहीं सकता और मेरी मानसिक अस्ता व्यस्तता के कारण मैं पूरी जिंदगी बिना शराब पिए जी नहीं सकता। मेरी समस्या ये है, अगर मैं शराब पी लूं, होठों पे लगाऊं, गले द्वारा अगर मैं पेट के अंदर लूं, तो मेरी शारीरिक एलर्जी शुरू होनी ही होनी है। पत्थर पे की लकीर है ये। जिस प्रकार से चाकू की मदद से हम किसी चीज को काटते हैं तो उसका कटना तय है, उसी प्रकार से अगर मैं शराब का पहला घूंट लूंगा तो मेरी पहली रिएक्शन शारीरिक एलर्जी की होना ही होना है। चाहे मैं कितने भी दिन, कितने भी साल सोबर हूं, चाहे मैंने बिग बुक कितनी भी बार पढ़ी हो, मैंने कितना भी अच्छा आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, अगर मैं पहला घूंट लेने की गलती करता हूं तो मेरी शारीरिक एलर्जी शुरू होनी ही होनी है। लेकिन जब मुझे ये सच्चाई से अवगत कराया गया कि शारीरिक एलर्जी मेरी तभी जागृत होगी जब मैं शराब के संपर्क में आऊंगा, तो मैंने शुरुआती 72 घंटों में शराब से दूर रह के अपनी शारीरिक एलर्जी से निजात पा लिया।
मानसिक आकर्षण भी धीरे धीरे मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के कारण धीरे धीरे शराब नहीं पी रहा हूं तो समाप्त हो गया। लेकिन मेरी जो अस्त व्यस्त जिंदगी है, जो मेरी सोच में अस्त व्यस्तता है, जिसको हम अनमैनेजेबिलिटी बोलते हैं, उसका क्या? कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मेरे मन में दोबारा शराब पीने की इच्छा आ सकती है। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि आज भी अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सूचनाओं का पालन नहीं करता हूं तो मैं शराब की गिरफ्त में कभी भी आ सकता हूं। ये अस्ता व्यस्तता एक प्रकार की मानसिकता है, जिसे आप पागलपन भी बोल सकते हैं। शराब के बारे में हमारे मन में जो चाहत है, वो किसी मजनू की तरह की चाहत है। मजनू की जिस प्रकार से लैला के लिए चाहत थी, उस प्रकार से चाहत है। पागलपन वाली अवस्थाओं को छू लेने वाली चाहत है। और अब इस चाहत से मैं कैसे पार पाऊं? आज तो मेरी शराब बंद है, फिर क्या मेरे जिंदगी की समस्याएं समाप्त हो गई? नहीं। अब दोबारा अगर मुझे शराब की ओर नहीं जाना है तो मुझे यहाँ काम करना है, अस्ता व्यस्तता पे। मेरी जो जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, उस एक मुद्दे पे मुझे लक्ष्य केंद्रित करके बाकी बचे हुए 11 कदमों का जो अभ्यास है दोस्तों, वो मुझे इस अस्त व्यस्तता से बचाने के लिए ही किया हुआ है। पहले कदम में मेरी समस्या बताने के बाद दूसरे कदम में मेरा समाधान बताया हुआ है, लेकिन फिर बाकी 10 कदमों की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि मुझे कितने भी साल हो जाए, ये मेरी जो बीमारी है, ये बीमारी मेरे साथ साथ, चाहे मैं शराब पीऊं या ना पीऊं, बढ़ते जाने वाली है। ये कभी भी समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी चतुर चालाक है, और ये बीमारी मुझे मौत की ओर ले जाने वाली बीमारी है। ये बीमारी पागलपन की बीमारी है। ये बीमारी मुझे पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। मेरे जीवन के हर प्रश्न को स्पर्श करने वाली बीमारी है। मेरे अस्तित्व की बीमारी है, मेरी सोच की बीमारी है, मेरी भावनाओं की बीमारी है, मेरे बात करने के लहजे की बीमारी है, मेरे रहन सहन की बीमारी है। इसीलिए 12वें कदम में बोला हुआ है कि हम इन सभी तत्वों को हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में पालन करने की कोशिश करने लगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे जिंदगी का कोई क्षेत्र अछूता है शराब से। शराब ने मेरे जैसे बीमार आदमी के जिंदगी के हर पहलू को छुआ है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे बताया गया कि शारीरिक एलर्जी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक ही काम कर सकते हो, पहला घूंट मत लो। ठीक है, लेकिन इस मानसिक अस्ता व्यस्तता का क्या? मेरी सोच का क्या, जिसमें शराब का अस्तित्व पल पल मुझे नजर आता है? मेरे दैनिक शांत जीवन का क्या, जो मुझे आज भी उपलब्ध नहीं हुआ है? मैं आज भी उन चीजों को सीखने की, समझने की, अनुपालन करने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर की कृपा से। मुझे पता है कि मेरी बीमारी मनुष्य शक्ति के परे है। मेरी बीमारी अगर शारीरिक होती
तो आज मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं स्वस्थ होता, प्रसन्न होता, आनंदित होता, शांत होता। लेकिन आज भी जीवन के बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुझे व्यथित करते हैं, मुझे ग्रसित करते हैं, मुझे सताते हैं। ये क्यों होता है मेरे साथ? क्यों? क्योंकि मेरे जो तौर तरीके हैं, मेरे जो देखने का दृष्टिकोण है, वो शराबी है। मेरी पूरी जिंदगी इस दृष्टि के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी है। मैं हर समस्या का समाधान अपनी मर्जी से और अपने तौर तरीकों से ढूंढना चाहता हूँ। मेरी शराब बंद हो जाए, इसके लिए मेरे परिवार वालों ने अथक परिश्रम लिए। मेरे पिताश्री मेरे शराबियत के कारण ही चल बसे। मेरी शराबियत के कारण मुझे मेरी पत्नी छोड़कर 1.5-2 साल मुझसे दूर रही। मेरे पूरा परिवार 2 साल मुझे नौकरी से वंचित रहना पड़ा। मैंने क्या क्या नहीं खोया शराब में। करीब करीब मेरी पूरी जिंदगी ही लुप्त प्राय हो चुकी थी। जीवन में ऐसा कुछ उपयोगी बचा ही नहीं था। और मैं रोज सुबह उठकर ठेके पे जाता था। मेरे पैर उधर मुझे ले जाते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी सोच में प्रॉब्लम है, कि मेरे भावनाओं में समस्या है, कि मेरे शरीर में समस्या है। क्या मैं पूरी तरह से उलझन में फंसा हुआ था दोस्तों। मैंने क्या क्या उपाय नहीं किए शराब छोड़ने के लिए। लेकिन मेरे जैसे शराबी पे ईश्वर की कृपा रहती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आशादायी संदेश जब मुझे मिला, तो मैं अत्यंत निराशाजनक शारीरिक और मानसिक परिस्थिति लेकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे पे आया था। मेरी ये सोच थी कि मीटिंग में जाने से शराब बंद होगी क्या, शेयरिंग सुनने से मेरी शराब बंद होगी क्या। मैंने खुले मन से ना अपनी परिस्थिति को कभी स्वीकार किया, ना खुले मन से मैं अपनी जिंदगी जी पाया। मैं खुले मन से कुछ भी नहीं कर पाया दोस्त। एक चीज को छोड़ा, दूसरी को पकड़ा, दूसरी को छोड़ा, तीसरी को पकड़ा। मेरी जिंदगी में कोई भी चीज पूर्व नियोजित तरीके से मैं नहीं कर पाया। मेरी जिंदगी का जब मैं भूतकाल का अवलोकन करता हूँ, तो मेरी जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। कोई टुकड़ा दूसरे टुकड़े के साथ मैच नहीं करता। अस्त व्यस्त चिंतन शैली, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिकोरम नहीं है मेरे लाइफ में। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया, तो सबसे पहले मेरा मुझसे परिचय हुआ, वो ये कि मैं एक शराबी हूँ। जब दूसरे भाई मीटिंग हॉल में अपने आप को शराबी बोल रहे थे, तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। मैंने बोला, यार ये कैसा क्या अपने आप को शराबी बोल रहे हैं, मैं बोल पाऊंगा या ना पाऊंगा। लेकिन मैं मीटिंग में आते गया, धीरे धीरे मैं अपने आप को पहचानते गया। मेरी समस्या से मेरा परिचय हुआ। और जब मैं कार्यक्रम की गहराइयों में गया, तो मुझे ख्याल में आया कि यार मैं एक पीड़ित शराबी हूँ। ये बीमारी मेरे भावनाओं को, मेरे विचारों को और मेरे शरीर को लगी हुई बीमारी है। इस बीमारी से अगर मुझे बचना है, तो पहले कदम को अच्छी तरह से मुझे समझना पड़ेगा। शुरुआत में भले ही मैं अपनी परिस्थिति के कारण ये में आया था,
लेकिन बाद में जब मुझे अपने बीमारी की गंभीरता को समझाया गया और ये बताया गया कि आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आपको अगर शराब से दूर रहना है तो आपको अपने आप को ईमानदारी से, खुले मन से और इच्छुकता से आपको अपने आप को शराबी मानना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को शराबी नहीं मानते हो तो आप बिग बुक को पढ़ो। बिग बुक में दिए हुए जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के सहारे मैं ये तय कर सकता हूँ कि मेरी समस्या क्या है। मैं अपने आप को कभी भी मैं शराबी हूँ ये मानने के लिए तैयार नहीं था। कैसा क्या मानेगा मेरे जैसा शराबी, जब मैं देखता हूँ कि भाई दूसरे लोग शराब का आनंद ले रहे हैं, शराब पीकर मौज कर रहे हैं, तो मुझे भी इच्छा होती है दोस्तों। मेरे अंदर मानसिक आकर्षण भरा हुआ है। मैं ये सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि मैं अब उन 13% शराबियों में आ चुका हूं जो शराब पीने की क्षमता गवा चुके हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। मैं अपने आप को उन 87% लोगों की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जैसा शराबी भले ही दूसरों के लहजे को देखकर शराब ना पिए, लेकिन मैं मानसिक और शारीरिक दृष्टि से दूसरों से अलग हूँ। ये सच्चाई मुझे कहीं पसंद नहीं आती। और मेरे जैसे शराबी की एक ही बड़ी इच्छा होती है कि कभी तो भी, कैसा तो भी मुझे नियंत्रित शराब पीते आ जाए। ये मेरा पागलपन है, ये मेरी अस्त व्यस्तता है, ये मेरी सोच में प्रॉब्लम है। बहुत सारे भाई हम लोगों ने देखे हैं जो अनेक सालों की सात्विक जीवन के बाद में भी दोबारा शराब की ओर गए। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नियमित सदस्य थे, उन्होंने कार्यक्रम भी ले रखा था, लेकिन वो दोबारा शराब की ओर गए। तो जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मेरे ख्याल में आता है कि इस बीमारी से अगर मुझे बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और आगे जो भी कार्यक्रम मुझे लेना है, उस कार्यक्रम को लेने के पहले इस पागलपन को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भौतिक दृष्टि से शराब से दूर रहना, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, इतना पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। इसीलिए मुझे वन डे एट ए टाइम का एक फंडा दिया हुआ है ए ने, कि मैं अपनी शारीरिक स्थिति पहला घूंट ना लेकर और अपनी मानसिक और भावनिक स्थिति को 12 चरणों के कार्यक्रम के माध्यम से सुव्यवस्थित रखने की कोशिश कर सकता हूँ। एक उच्च शक्ति पे भरोसा मुझे एक अच्छा जीवन प्रदान करता है, लेकिन ये सभी चीजें करने के लिए मुझे बड़ी ही स्पष्टता के साथ और बड़े ही खुले दिल से और प्रामाणिकता से, अगर मेरे मन में आज भी कोई पूर्वाग्रह है तो मुझे इन प्रश्नों का उत्तर जल्दी से ढूंढ लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि शराब जिंदगी की हर अच्छी चीज को खत्म करती है। ये हम सभी लोगों ने अपने अनुभव पे से जाना है। जो भी जिंदगी में अच्छा चीज है, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, चाहे वो हमारी अच्छी सोच हो, चाहे वो हमारी आर्थिक परिस्थिति हो अच्छी, हर अच्छी चीज को खत्म करने का ठेका इस शराब ने लेकर रखा हुआ है। और मैं तो उसका अतिरंजित उदाहरण हूँ। इसलिए हमको बोला हुआ है कि पहला कदम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का फाउंडेशन है।
कुछ प्रश्न मैं अपने आप से ही पूछ सकता हूँ। क्या मुझे शारीरिक एलर्जी है? आप जाइए भूतकाल में देखिए, अपने अनुभवों से जांचिए कि क्या आपको शारीरिक एलर्जी है, क्या आप में मानसिक आकर्षण है, क्या आप में अस्त व्यस्तता है। आपको भरपूर उदाहरण मिलेंगे आपके भूतकाल से, यदि आप स्पष्टता से देखना चाहते हैं और इच्छा, अपने अंतःकरण की गहराइयों में से आई हुई इच्छा के मदद से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सही उत्तर मिलेगा। आपको खोजना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। और हमारे साहित्य में लिखा हुआ है कि जो ढूंढता है उसे मिलता है। एक नई जिंदगी बनानी पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे तर्क वितर्क है, मेरे पास पूर्व प्राप्त ज्ञान का भंडार है, मेरे पास अलग अलग क्षेत्रों की सभी जानकारी उपलब्ध है। लेकिन इन चीजों का शराब से दूर रहने में कोई उपयोग नहीं हुआ। ना ही मैं अपनी शराबियत की समस्या से पार पा पाया। तो जब मैं खुले दिल से, प्रामाणिकता से और इच्छुकता से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे अपने अंतःकरण की गहराइयों में जाकर ये बात पूछनी चाहिए कि क्या मैं शराब छोड़ने के लिए इच्छुक हूँ। अगर मैं शराब छोड़ने के लिए इच्छुक हूँ तो मैं ये कबूल करने के लिए भी इच्छुक हो जाऊंगा कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस पहले कदम के स्वीकार के न होने के कारण हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने वाले कितने ही भाई असफल होते हैं। उसके अलग अलग कारण है दोस्तों, लेकिन उसका बेसिक एक ही कारण होता है कि वो लोग शराब से दूर रहना नहीं चाहते। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो सही में शराबी है। हमारे बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन में बताया हुआ है, 5 प्रकार के शराबियों का वर्णन किया हुआ है कि 5 प्रकार के शराबी कैसे होते हैं। ये जो 5 प्रकार के शराबी है ये सब 13% वाले हैं। ये सब लोगों की सोच अलग अलग होती है दोस्तों। कोई प्रकार ये सोचता है कि वो शायद ही शराब से दूर रह पाएगा, कोई प्रकार शराब से दूर रहना नहीं चाहता, कोई प्रकार अपने आप को शराबी न मानने के कारण अलग अलग प्रकार के शराब पीकर अपना मन बहलाता है। कोई प्रकार ऐसा होता है कि जो मानसिक दृष्टि से बड़ा अलग होता है, उसको हम समझ नहीं पाते। कोई प्रकार सामान्य होता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार है, ये अलग अलग प्रकार क्यों दिए हुए हैं? तो ये मानसिकता के कारण दिए हुए हैं। इन सब लोगों की मानसिकता अलग अलग है, लेकिन इन सब लोगों की समान समस्या है कि ये एक बार अगर शराब पी ले तो ये रुक नहीं पाते। और ये क्यों नहीं रुक पाते? तो ये शारीरिक एलर्जी और मानसिक आकर्षण, जो कि इनको मरते दम तक इनके साथ रहेगा अगर ये पहला घूंट लेंगे तो। कितनी रहस्यमयी कैची के बीच में फंसा हुआ हूं मैं। अगर मैंने थोड़ी भी असावधानी बरती या थोड़ा सा भी अपनी इच्छा से चीजों को समझने की कोशिश किया तो मैं शराब की ओर दोबारा जा सकता हूँ। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये सब चीजें सहज होती गई। मैं ए में आया, अनबने ढंग से आया, इच्छा नहीं थी मीटिंग को जाने की। पहली बार जब रिहैब से आया था तो बीबी ने मेरे हाथ में चिट्ठी थमाया, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। फिर दोबारा रिहैब में जाने की नौबत आ गई। इस समय बड़ा ही अस्त व्यस्त, परेशान और पूरी दृष्टि से निराश हो चुका था। अब इस समय सोचकर गया था कि मैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, इसको तो मैं खोजूंगा ही खोजूंगा। मैं अपना रॉक बॉटम देख चुका था। मेरे मन में अब शराब से बड़ा एक प्रश्न उभरा था, वो ये था कि मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, इसको मैं ढूंढूंगा। और दूसरी बार जब मैं रिहाब से छूटा तो जो मुझे चिट्ठी दी गई थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग्स की,
उसको मैंने बड़ा ही संभाल कर रखा था। और दूसरे ही दिन गांव में आते बराबर दूसरे दिन मैं उस AA की खोज में निकल पड़ा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे बड़ा बेचैन कर रहा था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पूरा जमाना रंग बिरंगी शराब का आनंद ले रहा है, शाम होते ही रास्ते पे के वो जो शराब की दुकानें होती है, चमकीली चमकीली शीशियों में अलग अलग प्रकार के रंगों का द्रव्य भरा हुआ होता है, और वहां पे पागलों जैसी गर्दी होती है लोगों की। मेरे जैसे शराबी का मन आहत होता है कि मैं ही क्यों भगवान। गोवा के बीच पे जाके जब मैं लोगों को बियर पीते हुए देखता हूँ तो भगवान को कोसता था मैं कि मैं ही क्यों, क्या होता है मेरे साथ। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का जब मैंने कोशिश किया तो मेरे को ये ख्याल में आया कि यार ये शारीरिक एलर्जी, ये मानसिक आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है मेरी आध्यात्मिक बीमारी, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा दृष्टिकोण, मेरे तौर तरीके, ये सब आमूलाग्र बदलने पड़ेंगे। कोई भी चीज मुझे अनदेखी नहीं करनी पड़ेगी। आधे अधूरे पद्धति से काम करने की मेरी जो आदत है वो मुझे छोड़नी पड़ेगी। क्या मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपनी नई पहचान को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने आप को शराबी मानने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं यह कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ? और अपने आप को शक्तिहीन मानना, ये बचपन से मुझे सिखाया नहीं है। मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, ताया हो, फूफा हो, कोई भी हो, इन सब लोगों ने मुझे शक्तिशाली बनना है, बेटा आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, बड़ा पद हासिल करो, नाम पद प्रतिष्ठा हासिल करो। मुझे पूरे समाज ने स्पर्धा सिखाया है। समाज ने, सामाजिक तौर तरीकों ने मुझे पराभव यानी हार यानी लाचारी यानी शर्मनाक अवस्था ये बताया है दोस्तों। मेरे जैसा शराबी कैसा स्वीकार करेगा? और उसमें तो मैं पागल शराबी हूँ, मैं दो मुहैया सांप हूँ, दो दो चेहरे लेके घूमता हूँ। मैं लोगों को अपना वही चेहरा बताता हूँ जो लोगों को देखना पसंद है, लेकिन मेरे अंदर का सही चेहरा मुझे बेचैन, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा बनाता है। मेरी सच्चाई क्या है ये पहली बार देखने का साहस मुझे पहले कदम ने दिया। मेरी समस्या क्या है? मुझे खुले मन से, अत्यंत प्रामाणिकता से और इच्छा रखते हुए, ये कार्यक्रम ही इच्छुकता का है दोस्तों। आप इच्छा करो, आपको वो प्रयत्न करो, कोशिश करो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं होगा। ये कार्यक्रम श्रद्धा, विश्वास और कर्मों का कार्यक्रम है। इसका एक पहिया श्रद्धा का, विश्वास का है, दूसरा पहिया कर्मों का है। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अपनी अस्ता व्यस्तता को देखना पड़ेगा। जिन चीजों पे मैंने पर्दा डाला है, आधे अधूरे अनमने ढंग से जिन चीजों को मैंने स्वीकार किया, अरे यार शराबी हूं लेकिन उतना नहीं हूं, मैं तो कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकता हूँ, तो ठीक है यार विस्की नहीं लूंगा, रम नहीं लूंगा, एक काम करूंगा बियर ही ले लूंगा। या ठीक है यार बियर थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाएगी तो एक काम करूंगा वाइन ले लूंगा। और मेरे साथ मेरे जो दोस्त रहते थे वो ये बोलते थे वाइन पीने में कोई हानि नहीं है दोस्त, आप वाइन पी सकते हो। और मेरी शुरुआत वाइन से होती थी,
और बाद में फिर मैं बियर भी पीता था, विस्की भी पीता था, रम भी पीता था, जीन भी पीता था, वोडका भी पीता था, और बाद में इन सभी को मिला के 7-8 प्रकार की वो भी शराब पीता था। जब पैसे समाप्त हो जाते थे तो फिर मैं देसी ठर्रे पे जाता था, या फिर मैं हाथ भट्टी की भी पीता था। मैंने कोरेक्स भी पिया, मैंने केमिकल्स भी पिए। मेरी माता जी अभी फिलहाल में बीमार चल रही है, और डॉक्टर ने उनको दवाई लिख कर दिया हुआ है, टॉनिक। और वो टॉनिक में अल्कोहल है। 85 साल की उम्र है हमारे माता जी की, और वो टॉनिक उनको उनको दवाई देने का काम मेरे तरफ रहता है। तो जब भी मैं वो बोतल को खोलता हूँ, और दो दो झक्कन दवाई मैं जब कटोरी में निकाल के उसमें पानी मिला के मम्मी को देता हूँ, तो आज भी यार मेरी प्रवृत्तियां मुझे वही शराबी की तरह, मेरी याद ताजा हो जाती है। हालांकि मैं आज जानता हूँ मैं शराब नहीं पी सकता। ये का शुक्रगुजार हूँ दोस्तों, आज जिंदा हूं मैं। और सिर्फ जिंदा नहीं हूँ, तो जिंदा दिली से जिंदा हूँ। ये आप जैसे दोस्तों का साथ है, आप जैसे दोस्तों का सहयोग, सहकार्य, मार्गदर्शन है, बिग बुक है, एक ही फेलोशिप है, एक का प्रोग्राम है, जो मुझे बताता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं देखता हूँ कि यार आज भी मेरी सहज प्रवृत्तियां उतनी ही ताजा और उतनी ही तेज तर्रार है। सही में क्या मेरे अंदर का शराबी समाप्त हो पाएगा? नहीं। हम पूरी तरह से कभी भी अच्छे नहीं होते, ना हो सकते हैं। लेकिन एक एक दिन के आधार पे हम अच्छा जीवन, खुशहाल जिंदगी, समाधान वाली जिंदगी, शांत जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिए हुए तत्वों का आचरण करने का प्रयास करें। मेरे पास दूसरा पर्याय भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं दोबारा शराब की ओर जाऊंगा तो मुझे पता है मैं नहीं पी पाऊंगा। और जितने ज्यादा साल सोबर रहने के बाद मेरे जैसा आदमी अगर शराब पिएगा, तो मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं उतनी जल्दी समाप्त हो जाऊंगा। तो ये सभी चीजें मुझे अस्ता व्यस्तता समझ में नहीं आती थी। मैं पहला कदम रोज सुनता था, लेकिन ये अस्ता व्यस्तता क्या है ये मेरे समझ में नहीं आया। ये बिग बुक ने मुझे समझाया। और जब मुझे अपनी अस्ता व्यस्तता समझ में आई, तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मिलने लगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। ये जो मेरे अंदर की असामान्यता है, मेरे अंदर इच्छाओं का जो महासागर हमेशा लहराते रहता है, वो कब क्या करेगा, और कब मेरे जैसे शराबी को, चाहे वो सोचा हुआ हो, ना सोचा हुआ हो, अचानक हो, किसी दुख दर्द के कारण हो, किसी आनंद हर्षोल्लास के कारण हो, मैं शराब की ओर कभी भी दोबारा वापस जा सकता हूँ। लेकिन एक उपाय है, एक उपाय है। अगर मैं दैनिक स्तर पे अपना रोज आत्म परीक्षण करता हूँ, अपने गलतियों को स्वीकार करता हूँ, जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया है उन लोगों की नुकसान भरपाई करने की अगर मेरी प्रामाणिक तैयारी रहती है, एक उच्च शक्ति पर अगर अटूट श्रद्धा रखने की मेरी तैयारी है, किसी भाई को मदद करने के लिए अगर मैं इच्छुक हूँ, तो ये सब चीजें मुझे एक दिन के आधार पे मुक्त रख सकती है दोस्तों। और ये मेरे जैसे शराबी के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। मैं हमेशा इसी उलझन में पड़ा हुआ रहता था कि मैं पी नहीं सकता, और पिया तो रुक नहीं सकता। ना मैं शराब पीना चालू कर सकता हूँ, ना मैं शराब पीना बंद कर सकता हूँ। मेरी समस्या क्या है?
और अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्कों के माध्यम से मैं कैसा शराबी नहीं हूं, ये समझने में मैंने अपनी बहुत सारी शक्तियों को खत्म किया। अपना बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ गंवाया। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे पे आया तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा। लेकिन इस कार्यक्रम पे चलने के लिए तीन शब्दों को प्राथमिकता देना अत्यावश्यक लगता है दोस्तों। वो ये कि हमको स्वयं के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ईश्वर के साथ प्रामाणिक रहना है, खुला मन रखना है। नई चीजें सीखने में कहीं हमारी पुरानी अभ्यस्त चीजें आड़ ना आ जाए। खुले दिल से सुनना है, खुले दिल से बोलना है, और हमेशा इच्छुकता रखना है, नया सीखने की इच्छुकता रखना है। कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ करने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, दुख दर्द सहन करने के लिए इच्छुक रहना है। तो धीरे धीरे ये पहला कदम मुझे समझ में आने लगा दोस्तों। आज मैं अपने आप को मानता हूँ कि यार मैं एक शराबी हूँ। मेरी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की असीम कृपा है, ईश्वर की असीम कृपा है, आप जैसे दोस्तों का, सभी का साथ है कि मैं आज भी अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करता हूँ। और हर दिन इस बीमारी इस बीमारी का एक अलग नया पहलू मेरे सामने प्रस्तुत करता है। और मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि इतना सुंदर जीवन और कभी भी समाप्त न होने वाले कार्यक्रम के एक अच्छे अवसर भरे मार्ग पे मैं अपने भाइयों का हाथों में हाथ लेकर मार्गक्रमण कर रहा हूँ इस रास्ते पर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं इन सभी चीजों को समझने लगा हूँ। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आया था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर था, तब का मैं और आज का मैं, मेरी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, इसको अगर मुझे आंकना है तो 17 साल पहले वाला मेरा जीवन और आज का मेरा जीवन मैं किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, यहाँ के दोस्त, यहाँ का आनंद, यहाँ का प्यार, यहाँ मुझे मिला हुआ सम्मान मैं कभी खोना नहीं चाहता। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि ईश्वर मेरे लिए वो चाहता है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये ईश्वरीय कार्यक्रम है दोस्तों। न ये तर्क वितर्क का कार्यक्रम है, न ही ये ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम है, ना ही ये फिलोसॉफिकल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम श्रद्धा और कर्मों का प्रोग्राम है। मैं कुछ चीजों को मानता हूँ, कुछ चीजें करता हूँ, और कुछ चीजें मेरे साथ होती है। मैंने अपने आप को शराबी माना, बाकी के कदमों को करने की कोशिश किया, उसके बदले में मुझे आत्म शांति प्राप्त हो रही है। रोज मैं उन्हीं तत्वों का आचरण करने की कोशिश करता हूँ। रोज सुबह जब मैं उठता हूँ तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन वो मुझे शराब से दूर रखे। आज का दिन वो मुझे शराब के विचारों से दूर रखे। आज का दिन वो मेरे जीवन को मार्गदर्शित करे, निर्देशित करे। क्योंकि अब मैं समझने लगा हूं कि अपनी इच्छा से जीवन जीने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि मैं एक क्वालिफाइड शराबी बन गया। और वो भी पूरी तरह से मैं शराब पी नहीं पाया, शराब मुझे पी गई। भाग्यशाली शराबी हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रास्ता मिला। मेरी तो सोच ये थी कि अब मैं खत्म होने वाला हूँ, लेकिन बोला जाता है कि मेरे जैसे शराबी ये भाग्यशाली होते हैं। और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कुछ सच्चाइयां अपने आप के बारे में पता चली कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। और
पहले कदम में मैंने ये भी बात जाना कि अब मैं शराब को नियंत्रित नहीं कर सकता। शराब को नियंत्रण में करने की शक्ति मैं पूरी तरह से गंवा चुका हूँ। हम लोगों ने अनुभव पे से सीखा है कि मेरे जैसा जो रियल अल्कोहलिक होता है, बिग बुक में ये 3 प्रकार के अल्कोहलिक बताए गए हैं। अल्कोहलिक नहीं, जो सामान्य लोग 100% लोगों में से 3 प्रकार बताए हुए हैं कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नियंत्रित शराब पी सकता है, दूसरा एक ऐसा होता है जो थोड़ा हेवी अल्कोहलिक होता है, और तीसरा मेरे जैसा जो होता है वो रियल अल्कोहलिक होता है। ये रियल अल्कोहलिक की स्पेशलिटी ये है कि ये जब चाहे तब पी नहीं सकता और जब चाहे तब न रुक नहीं सकता। और जब जब ये शराब से दूर रहता है, ये अस्वस्थ, बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है। कुछ साल शराब से दूर रहने के बाद इसे दोबारा शराब पीने की कब इच्छा आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके पास एक ही उपाय है कि अब ये जो काम मैंने कभी सोचा नहीं था कि शराब और शराब से दूर रहना और एल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसा कार्यक्रम मेरे जीवन की प्राथमिकता बनेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्त, क्योंकि गाड़ी को किक मारना, शाम के समय में, रात के समय में किसी बार के प्रांगण में गाड़ी को पार्क कर देना, फटाक से जाना, फटाक से दारू पी लेना, ये मेरे लिए बच्चों का खेल था। लेकिन ये खेल कब जाके जीवन का जंजाल बन गया, ये पता ही नहीं चला। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान ने मेरे लिए जो तय की हुई जिंदगी है, वो मेरी सोची हुई जिंदगी से बहुत बेहतर हो सकती है। और मुझे मुझे पूरा विकसित होने का मौका मिल सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि शराब के सामने जो मैं हार मान रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी के हर क्षेत्र में जीत होगी। ये कितना बड़ा अनुदान था ईश्वर द्वारा मेरे जैसे शराबी को दिया हुआ। मैं हमेशा ईश्वर से लड़ते रहा, उसे नकारता रहा, उसे मैं गाली गलौज करते रहा, उसे दुत्कारता रहा, उसे फटकारता रहा। लेकिन ईश्वर ने मुझे कभी भी प्यार करना बंद नहीं किया। और जब मैं ये में आया तो उसके प्यार का अनुभव मुझे होने लगा। मैं अपने आप को दूर रख रहा था। मैंने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, अपनी सोच की, अपने पूर्वग्रहों की, अपने तौर तरीकों की। और जब रोलैंड एच कार्ल यूंग के पास गया था, ये प्रसंग भी हमारे बिग बुक में बताया हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग परिचित होंगे, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। बात वही है, क्योंकि हम वही शराब पीते थे तो बात भी वही है। रोलैंड एच ने बड़ी ही दुख भरे शब्दों में कार्ल यूंग को पूछा कि फिर क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? क्या फिर हमारे जैसे शराबी मर जाएंगे? तो कार्ल यूंग ने कहा, नहीं दोस्त, निराश होने की जरूरत नहीं है। है है उपाय है। वो उपाय मैंने देखा है, मेरे अनुभव में आया है कि कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के साथ व्यापक आध्यात्मिक अनुभव होने के कारण उनकी जिंदगी बदल जाती है। और ये व्यापक आध्यात्मिक अनुभव क्या है, तो इसका जब मैं अवलोकन करता हूँ तो मेरे ख्याल में आता है कि आध्यात्मिक जिंदगी का सीधा साधा अर्थ है कि पुराने तौर तरीकों की जगह पे नए तौर तरीकों को अपनाना, पुरानी सोच की जगह पे नई सोच को लाना, पुराने दृष्टिकोण की जगह पे नए दृष्टिकोण को लाना। मैं पहले ढेले के जैसा बैठे रहता था और सोचता था कि भगवान ये सब चीजें मेरे लिए करेगा, और भगवान मेरे सामने बैठे रहता था इस अपेक्षा में कि तू कुछ कर खुद के लिए, और करने से होता है। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पता चला दोस्तों। आज भी मैं इसी कार्यक्रम पे चलने की कोशिश करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे जैसे शराबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुझे स्वीकार भाव नहीं आता।
ये शराब के बारे में ही नहीं, तो अगले हर कदम में ये स्वीकार भाव नहीं आता। मैं खुले मन से उच्च शक्ति को भी नहीं मानता, श्रद्धा रखने के लिए मैं तैयार नहीं होता। वहां भी मैं अपने तर्क वितर्क लगाता हूँ। तीसरे कदम में भी वही मेरी अड़चन होती है। तो ये स्वीकार अगर मैं पहले कदम में पूरी तरह से कर लूं, मदद लूं, जान लूं, जरूरी नहीं है कि हर चीज अनुभव के आधार पे ही सीखी जाए। बहुत सारी चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम दूसरे भाइयों के अनुभव पे से भी सीख सकते हैं। जब हमें पता है कि पीछे गहरी खाई है, तो मेरे जैसा आदमी सावधान होकर ये सब चीजों को करने की कोशिश कर सकता है। मैं तैयार नहीं था, मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। जब मैं सोबर हो रहा था उस समय लिटरेचर का भी इतना बोलबाला नहीं था। आज ऑनलाइन मीटिंग का तो सपने में भी सोचा नहीं था। मोबाइल वगैरह भी उस समय उतने प्रमाण में नहीं थे, या उस समय ये जूम मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग की परंपरा नहीं थी। ये तो कोरोना की देन है। हम सब शराबियों को ईश्वर की अलग अलग प्रकार की देन है दोस्तों। आज कम से कम ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम बिना किसी भौतिक सीमा के एक दूसरे के साथ आशादायी विचारों की लेन देन कर सकते हैं। तो आप सभी भाइयों ने शांति के साथ मेरे अनुभव को सुना। आप लोगों के बड़े उपकार है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। इस मीटिंग का आयोजन करने वाले जो भी हमारे भाई हैं उनका भी मैं बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे अपने अनुभव साझा करने की एक अनुमति प्रदान की, एक मौका प्रदान किया। उसके लिए मैं भाइयों का आभारी हूँ। आज भी मैं इस बीमारी को अपने और भाइयों के अनुभव से समझने की कोशिश करता हूँ, और एक एक दिन के आधार पे एक स्वस्थ, शांत और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी भाइयों ने सुना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से पहला कदम पर उमेश टी भाई का अनुभव हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझ जैसा शराबी शराबीपन एक बीमारी है कि समझ आने के बाद भी उसकी जो स्वीकृति है, कबूली है, नहीं करता है। जिस तरह से आज उमेश टी भाई ने इन सारी बातों को बहुत ही गहराई में, डीप में जाकर के अपने विभिन्न अनुभवों और दृष्टांतों के माध्यम से हमारे बीच में रखने का प्रयास किया, जो मुझ जैसे को एक बहुत बड़ा साहस, बल, ऊर्जा मिलेगा। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद उमेश टी भाई जी। यदि किन्हीं भाइयों के कोई प्रश्न हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। जी भाइयों, किन्हीं भाइयों के यदि कोई प्रश्न है तो कृपया आप आगे आएं, हैंड रेस करें। क्रमानुसार आपको आमंत्रित करने का मैं प्रयास करूंगा। जी, नितिन कुमार भाई, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम नितिन है और मैं शराबी हूँ। मेरा सवाल ये है, शक्तिहीनता और हार मानना चाहिए। जी उमेश भाई, सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, नितिन भाई थोड़ा दोहराएंगे क्या प्रश्न को? शक्तिहीनता और हार मान लेना, आपने शुरुआत में कहा था कि एक हार जो अपन मानते हैं और बिल्कुल शक्तिहीनता महसूस करना, इसमें क्या फर्क है? नितिन भाई ने जो पूछा हुआ प्रश्न है उसका उपस्थित भाइयों में से भी अनुभवी भाई उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दिया हुआ उत्तर ही सही होगा, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों शब्दों का अर्थ करीब करीब एक ही है। कि मेरे को अपने अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि यार मेरी परिस्थिति क्या है,
एक्चुअली ये सच्चाई है मेरी जिंदगी की, सिर्फ मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्वीकार करना या फिर कबूल करना या फिर हार मान लेना या शक्तिहीनता को स्वीकार करना, ये सभी शब्दों का अर्थ मेरे ख्याल से करीब करीब एक ही है नितिन भाई। ऐसा जी मुझे लगता है। फिर भी उपस्थित भाइयों में से और कोई इस प्रश्न पे प्रकाश डाल सके तो मैं चेयरमैन साहब से विनती करूंगा कि वो उन्हें भी अवसर प्रदान करे, अगर जी कोई जी। भाई। हाँ। कोई और भाई नितिन भाई के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं तो कृपया आप आगे आएं। हेलो। जी बोलिए कौशल भाई, स्वागत है आपका। जी जी। नमस्ते सभी भाइयों को। और अ, मैं कौशल एक शराबी और ग्रेसफुली शराब से आज के दिन दूर हूँ। और जीवन में एक एक दिन के हिसाब से सुधार देख रहा हूँ। और इसके लिए मैं ईश्वर का, अल्कोहलिक अनोनिमस का और आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। मैं एक्चुअली सवाल तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं एक्चुअली मुकेश भाई का आभार प्रकट करना चाहता था। बड़े ध्यान से सुन रहा था उनको। तो ग्रुप के बिहाफ पे मुकेश भाई मैं एक आभार आप प्रकट करना चाहता हूँ कि धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आपके अनुभव हमारे साथ साझा किए। जो पहले कदम के अनुभव है। और मैं नितिन भाई के प्रश्न भी मैंने सुना और मेरे थोड़े से अनुभव मुझे याद आए। ये शक्तिहीनता मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग थी एक्चुअली। तो मैं मेरा थोड़ा सा 2 मिनट में अनुभव रखना चाहूंगा। मेरे को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार शराब से मुझे प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए शायद मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आया हूँ। और जैसे हम लोग एक जनरल तरीके से बात करते कि अरे यार ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है या खराब है, तो मैं इसके सामने शक्तिहीन हूँ। और जीवन में अस्त व्यस्तता है, तो मुझे लगता था कि यार सिचुएशन ठीक ठाक नहीं है। मतलब घर में प्रॉब्लम है, रिलेशन में थोड़ा बहुत इश्यूज हो रहे हैं, पैसे पानी के इश्यूज हो रहे हैं, जॉब के इश्यूज हो रहे हैं, बिजनेस के इश्यूज हो रहे हैं, तो शायद ये अस्त व्यस्तता है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, बट मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आता था कि मतलब ये शक्तिहीनता मेरे लिए इसका मतलब क्या है, कि मतलब व्हाट डज इट मीन। मतलब पहले तो ये समझना कि एम आई एन अल्कोहलिक। दूसरा कि मतलब क्या मैं शराबी हूँ, सच में शराबी हूँ। दूसरा, क्या मैं शक्तिहीन हूँ। और तीसरा कि क्या ये अस्त व्यस्तता क्या है करके। और इसमें अल्कोहलिक अनोनिमस के हमारे एक बड़े भाई ने मेरी उसमें मदद की। और मतलब उसके पहले भी वो 20-25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। मुझे समझता था उसमें मेरे आंसर सभी क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट हाँ ही आते थे, लेकिन मैं उससे कुछ इन्फ्रेंस नहीं निकाल पा रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक मानता तो था, ऐसा लगता है मुझे मानता था, लेकिन अंतर्मन में सच में कोई स्वीकार है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं। और इस कारणवश काफी अंदर बाहर मुझे झेलना पड़ा। तो आज मैं इस बात को मेरे हिसाब से जो समझता हूँ वो कुछ ऐसा है कि बिग बुक में उन भाई ने मेरा ध्यान डाला और मुझे दो सीधे सीधे सवाल बिग बुक के माध्यम से उन्होंने किए। और पहला सवाल ये था कि क्या आपने ईमानदारी से शराब को छोड़ने की कोशिश की है या शराब से दूर होने का प्रयत्न किया है, और आप इसमें विफल रहे। और मैंने तुरंत आंसर किया कि हाँ यार ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कि नहीं, पहले झांको अपने अंदर, मतलब जस्ट गो बैक एंड लुक इन टू योर लाइफ और ईमानदारी से एनालाइज करो। जब मैंने 2-5 मिनट लिया और मैं जब झांकने लगा अपनी लाइफ में, तो मैं देखने लगा कि ऐसे अनेकों प्रयत्न मैंने किए थे और बहुत सिंसियरिटी के साथ में किए थे, जहाँ पे मैं शराब से पूरा दूरी चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ समय बाद शराब आ ही जाती थी करके। और चीजें और खराब होती चली गई। तो
मैंने बोला कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है और ऐसा होता रहा है। मैंने ईमानदारी से शराब से दूर रहने की कोशिश की है, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया हूँ, ऐसा करने में असमर्थ रहा हूँ। तो मेरा जवाब जो है ये हाँ था। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा मुझसे कि जब आप पीने के लिए जाते हैं या जब आप पीने का प्लान करते हैं, तो आप जो भी आपका प्लान होता है, कि जैसे मैं सोचता था कि 2 पैक पियेंगे, 1 क्वार्टर पियेंगे, अपना कोटा पियेंगे, घर चले जाएंगे। तो जब भी आप पीने के लिए जाते हैं, आप जो भी मात्रा निर्धारित कर कर जाते हैं, उससे मोर ऑफन देन नॉट, मतलब ज्यादातर समय आप ज्यादा पी लेते हैं और धुत हो जाते हैं। तो मुझे सारे फिर से मैं मुझे अपने आप के अंदर झांकने के लिए बोला गया, और फिर मैंने अनुभव को देखा तो मुझे लगा कि यार साथ तो कई बार हो, क्योंकि बहुत सारा झगड़ा बीवी के साथ में, पुलिस स्टेशन, बहुत सारे कारनामे उल्टे सीधे। तो मैं बोला कि यार ये सब सोच के तो नहीं जाता था कि मैं दारू पीऊंगा, फिर बीवी के साथ झगड़ा करूंगा, दारू पीऊंगा, पुलिस स्टेशन पहुंचूंगा, लफड़ा करूंगा किसी के साथ में, या दारू पीऊंगा। तो सोचता था 10 बजे तक जाऊंगा, लेकिन हो जाता था करीब 1 बज जाते, 2 बज जाते, उसके बाद में बुक करके कहीं जाके होटल को बुक करके दारू पीता। ऐसे बहुत सारे प्रसंग थे। धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसे भी प्रसंग थे कि 4 4 दिन, 5 5 दिन होटल के कमरे में मैं दारू पीता रहता था करके, एंडिंग एंडिंग में। तो बोलने का मतलब ये है कि फिर उसका भी जवाब हाँ आया। तो जब इन दोनों सवालों का जवाब हाँ आया, तो उन्होंने बोला कि आप शराबी हैं या शराबी हो सकते हैं। तो अभी ये बात तो समझ में आई कि हाँ ठीक है यार, मतलब हाँ, मैं शराबी हूँ। लेकिन ये शक्तिहीनता जो है ना, इसी में छिपी हुई। तो उन्होंने बताया कि अच्छा, तो फिर अगर आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, और प्रमाण में पीना चाहते हैं वो भी आप नहीं कर सकते हैं, मतलब शराब छोड़ने की शक्ति और शराब प्रमाण में पीने की शक्ति ये आपके पास में नहीं है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है तथ्यात्मक रूप से कि आप शराब के सामने शक्तिहीन है? तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार ये तो सच में बात तो एकदम एकदम सही है, कि मैं सोशल ड्रिंकर जैसा हूं नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं प्रमाण में पी ही नहीं पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता, और इसीलिए मैं मुझे परेशानी होती है, और जब परेशानी होती है तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूं, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो आई कांट क्विट एंड आई कांट कंट्रोल, एंड दैट्स माय पावरलेसनेस व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल। तो इस तरीके से मैंने अपनी शक्तिहीनता को पहचाना, और उसी तरीके से ना मुझे मेरी बाहर की और मेरी भावनात्मक और मेरी आध्यात्मिक अस्त व्यस्तता को भी समझने में बिग बुक के माध्यम से मदद मिली कि एक्चुअली अस्त व्यस्तता है क्या, और ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसको भी समझने में थोड़ी मदद मिली कि न सिर्फ शराब बढ़ती है, अस्त व्यस्तता बढ़ती चली जाती है। भावनात्मक और शारीरिक, भावनात्मक, वैचारिक वैचारिक ये असंतुलन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि मौत अगर नहीं भी आए तो पागल होने के चांसेस मेरे जैसे इंसान में अच्छे खासे हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो थोड़ा सा क्लैरिटी मिली मुझे सर। तो धन्यवाद। मैं मोस्टली एक्चुअली मैं आभार देना चाहता था, लेकिन इनका नितिन भाई का क्वेश्चन आया तो मुझे मेरे थोड़े से अनुभव याद आए, तो मैंने सामने रखा। आशा करता हूँ शायद आपको इस बहुत बात अच्छा कौशल भाई। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद कौशल भाई। नितिन भाई, आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। किन्हीं और भाइयों का प्रश्न होगा तो आगे आए दोस्तों, हैंड रेस करें या माइक अनम्यूट कर भी आप आगे आ सकते हैं। उमेश भाई, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ देवें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, भूपेंद्र भाई, स्वागत है आपका, आगे आए। हाय दोस्तों, मैं एक शराबी भूपेंद्र। मेरा एक सवाल था कि हमें अपने सोब्राइटी को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए। हेलो।
जी जी जी, सुन रहे हैं आपके प्रश्न को। जी उमेश भाई। भाई का प्रश्न बहुत अच्छा है कि सोब्राइटी को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है शायद, ऐसा मुझे जी लगता जी। है। तो मैं अपने अनुभव पे से भाई को ये साझा करना चाहूंगा कि 12 चरणों के कार्यक्रम को अच्छी तरह से करने की कोशिश करना, यही मेरी सोब्राइटी को स्टेबिलिटी एज सच सोब्राइटी में एक्सपेक्टेड नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये प्रवास है, एक जर्नी है जो निरंतर आगे आगे बढ़ने का कार्यक्रम है, लेकिन 12 चरणों के सहायता से ही हमें अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ हम दे सकते हैं। तो आप एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को समझे, अपनी समस्या को समझने का प्रयास करें, और वो समस्या को जैसा भी कौशल भाई ने बहुत अच्छी तरह से शक्तिहीनता को स्पष्ट किया, तो मुझे ए में आने के बाद पता चला कि हर भाई से मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो ये जो इच्छुकता होती है मेरी सीखने की, आगे बढ़ने की, ये मुझे 12 चरणों पे चलने के लिए प्रेरित करती है। और मुझे पता है कि अब मैं, जैसा कौशल भाई ने स्पष्ट किया, कि शराब की ओर तो दोबारा मैं जाना नहीं चाहिए या जा नहीं सकता, अगर मैं 12 चरणों पे काम करता हूँ तो निरंतर इसी कार्यक्रम पे हमको चलते रहना है। अगर स्पॉन्सर नहीं लिया है तो मैं स्पॉन्सर ले लूं, स्पॉन्सर के साथ बैठ के मैं स्टेप वर्क करूं, बिग बुक में पढूं, ए का और भी लिटरेचर है, ए में बहुत सारे अच्छे गुड ओल्ड टाइमर्स हैं हमारे दोस्त जो मदद करते हैं, उनके माध्यम से मैं अपना एक स्वयं भी एक अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तो ये सब चीजें कर सकता हूँ भाई मैं। जी जी, धन्यवाद उमेश भाई। धन्यवाद भूपेंद्र भाई। मुझे जी जी, इस बहुत 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 धन्यवाद। आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। जी अश्विन भाई, स्वागत है आपका। प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद कुंवर भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है, मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। ईश्वर की असीम कृपा है क्या शराब के जानलेवा जहरीले पहुंचे बड़ी प्रसन्नता के साथ उमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि समूह के माध्यम से किए हुए उनको जो एक रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने बहुत बेखूबी से हमारे बीच में आकर अपने अनुभवों को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे ध्यान में ये सवाल आज नहीं है, मगर कई सालों तक इस सवाल ने मेरे को बहुत तकलीफ दी, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के मन में ये सवाल होगा मगर वो पूछते नहीं होंगे। तो मैं उसको पूछना चाहता हूँ, ताकि उमेश भाई उस सवाल का जवाब देंगे तो बहुत सारे लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा जो पूछ नहीं रहे। मैं शराब नहीं पीता था तब मैं संतुष्ट नहीं रहा करता था, अस्वस्थ हो जाता था, बहुत बेचैन हो जाता था। तो क्या शराब वास्तविकता में मेरी अस्वस्थता को या संतुष्टों को दूर करने की क्षमता रखती थी, या वो असंतुष्ट या अस्वस्थता जिस चेतना के कारण आती थी या होशमंदी में जो आती थी, वो होशमंदी को ही वो पूर्णतः नम कर देती थी? ये मेरा सवाल है। अश्विन भाई ने जी ये उमेश। सवाल जो पूछा है वो इसलिए पूछा है दोस्तों कि पहले कदम में कोई चीज चर्चा के लिए बाकी ना रह जाए। तो अश्विन भाई भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, लेकिन वो एक हमारे माध्यम से इस चर्चा को दोबारा सभी भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो शराब मेरे प्रश्नों का उत्तर कभी भी नहीं थी, और एक समय ऐसा आया कि मैं शराब पीने की शारीरिक क्षमता को भी खो चुका। तो मैं भी जिस प्रकार से अश्विन भाई के मन में प्रश्न आया था, वो मेरे भी मन में प्रश्न था।
तो ऐसी ये साहित्य को पढ़ते पढ़ते एक दिन बिल डब्ल्यू ने कार्ल यूंग को लिखे हुए पत्र और कार्ल यूंग ने बिल डब्ल्यू के लिखे हुए पत्रों के जवाब में जो दिया हुआ है, उसमें स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम की बात कही हुई है कि मेरे अंदर जो असामान्यता है ये मेरी मेकअप का हिस्सा है, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और वो सिर्फ शराब के बारे में ही स्पष्ट नहीं होती, तो वो बाकी चीजों के बारे में भी वो असामान्यता मुझे दिखती है। लेकिन शराब एक ऐसी चीज थी जिसने मेरी असामान्यता को स्पष्टता से बाहर जागरूक किया। आज मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 चरणों के आध्यात्मिक कार्यक्रम पे चलने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि मेरे जैसा आदमी जो ड्रमों से शराब पिया होगा या एक स्विमिंग टैंक में जितना पानी आता होगा उतना शायद मैं शराब पिया होगा 17 साल में, तो फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। एक हमेशा अतृप्ति मेरे अस्तित्व पे हमेशा छाई रही। मैं कितनी भी शराब पीऊं, यानी शराब की जो मात्रा थी वो कभी भी मेरे मन के मात्रा के साथ मैच नहीं हो पाई। इसी का उत्तर देते देते कार्ल यूंग ने बताया हुआ है कि भाई ये जो असामान्य प्रवृत्ति वाला शराबी आदमी है, इसका मन इतना असामान्य होता है, इसका शरीर इतना असामान्य होता है कि इसके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम में मिल सकता है। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मैं इन 12 चरणों को करने लगा, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम पे पहली बार मैं काम करने लगा। वैसा तो आध्यात्मिकता की बातें मैंने पढ़ी भी थी, सुनी भी थी और मैं उनको समझता भी था, लेकिन मैंने कभी इन बातों को नहीं सोचा था कि आध्यात्मिक चीजों का प्रयोग हम हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो ये शायद मेरे साथ होता भी नहीं अगर मैं शराबी नहीं बनता। तो जब मैं शराबी बना और मेरा वास्ता जीवन के मूल प्रश्नों के साथ पड़ा, तो तब मुझे मेरे बारे में ख्याल में आया कि यार ये जो असामान्यता है, ये असामान्यता को दूर करने का सिर्फ एल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 चरणों के आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा ही हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन भाई का जो उद्देश्य था शायद वो पूरा हुआ होगा। फिर भी अगर कोई चीज अपूर्ण रह गई होगी या कम रह गई होगी तो अश्विन भाई से विनती है कि वो इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दें। धन्यवाद। जी नहीं, इसी इसी प्रश्नों को लेकर और एक प्रश्न है मेरा। क्योंकि उसका जवाब देते वक्त आपने उस बात का जिक्र किया कभी, तो अधूरापन या अर्धवट होना, अपूर्ण होना, इनकम्प्लीट होना, और मैं कंप्लीटनेस के चाह रख के कंप्लीट अब मैं हूँ इस फैंटेसी में मैंने जीना कि आई एम कंप्लीट। क्या यही मेरे बीमारी का मुख्य भाग है? कि मेरे को इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन या अर्धवटपन स्वीकार नहीं है, यही मेरी दिक्कत है क्या? हाँ, सही बात है अश्विन भाई। ये सब चीजें अपने आप के बारे में जो ये सच्चाइयां हैं जो मैंने जानी कि मेरी शारीरिक मर्यादा क्या है, मानसिक मर्यादा क्या है, और मैं अपने स्वेच्छाचार से इन चीजों को इम्प्रूव नहीं कर सकता। जब ये मेरी शक्तिहीनता मुझे पता चली कि अगर मैं ईश्वर की मदद से आगे मार्गक्रमण करता हूँ तो एक सभी प्रश्नों का उत्तर भी मुझे मिलेगा और एक अच्छी जिंदगी भी जीने को मिलेगी, तो मैंने इन चीजों को सोचने समझने की कोशिश किया। तो मेरा ये जो अधूरापन, अर्धवट होना, ये एक शक्ति के द्वारा दूर होता है, तभी मेरी अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन या अस्पताल निकलेगा, बाकी कोई चीज से नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो पहला कदम मेरे इनकम्प्लीटनेस को, अधूरेपन को भी उजागर करता है। जी हाँ, जी हाँ।